नमस्कार, मैं हूं आतिर खान। आवाज़ द वॉइस के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम यानी नतीजे आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं। पूरे नतीजे आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम इस जो ट्रेंड्स आए हैं और जो नतीजे आए हैं उस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अपने आवाज़ द वॉइस के स्टूडियोज़ में। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अमित दीवान, साथ ही में मलिक असगर हाशमी साहब हैं जो कि हमारे संपादक हैं हिंदी एडिशन के। मंजीत ठाकुर हैं जो कि डेप्यूटी एडिटर हैं। आशा खोसा हैं जो कि हमारी इंग्लिश वेबसाइट की संपादक हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मंजीत, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं योगी जी को इस उत्तर प्रदेश चुनाव में, हालांकि उनके चेहरे पे पूरे मुस्कान थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये होगा कि क्या नतीजे होंगे। हालांकि एग्ज़िट पोल्स तो अब आए हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें, लेकिन वो सदैव मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी इस तरह का शिकन नहीं थी। लेकिन साथ ही में उनको एक फोर्स जो है, एक पावर जो मिला, वो मिला प्रधानमंत्री मोदी की रैली से। साथ ही में अमित शाह भी वहाँ पर गए, बाकायदा कैंप किया। उसके बाद से क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम बना है उसी का परिणाम है जो अभी ये नतीजे आ रहे हैं? किसी एक वजह को जीत का परिणाम या जो कारक जो है फैक्टर हम नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी के पास बहुत सारे फैक्टर हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर तो बेशक मतलब आंख मूंद के भी कहा जा सकता है कि मोदी फैक्टर होता है। जब हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे, हमने बताया था कि आखिरी 2 चरणों को में जो मोदी लहर आएगी, जब वो रोड शो करेंगे, ये हो सकता है कि हमने ये देखा कि इस बार शायद नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को खुद वाराणसी में 3 दिन रुकना पड़ा। लेकिन वो जो एक मोमेंटम बनाते हैं उससे पूरा पूर्वांचल प्रभावित होता है। करीब करीब 100 सीटें लखनऊ के आसपास से लेकर के आप उधर बनारस के साइड में देखें तो पूरा जो पूर्वांचल है वो इस बार उस लहर से प्रभावित हुआ है बेशक, और उसका नतीजा आपको दिख रहा है। जो बहुत बड़ा नुकसान शायद शुरू में इलेक्शंस के जो पहले चरण हुए थे, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट हो रहा था, तब लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो नैरेटिव सेट हुआ है, जो चेंज हुआ है, उसमें कई, जैसा हमने कहा कि एक तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, दूसरा खरी खरी बोलने वाले सख्त मुख्यमंत्री के रूप में जो छवि योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी का जो आख्यान था, जो नैरेटिव था, वो बात कहीं फिट नहीं हो पाई है। इसलिए अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि 113 सीटों पे लीड कर रही है समाजवादी पार्टी, 3 सीटें जीती हैं जिसका रिजल्ट आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे करीब करीब 100 सीटें आगे है। जो एक बहुत बड़ा नुकसान ऐसा है, जो एंटी इनकम्बेंसी हम लोग कहते हैं, सत्ता विरोधी रुझान, उस रुझान को काटने में एक जो बहुत जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पन्ना प्रमुख या आधा पन्ना प्रमुख बनाने का जो मशीनरी काम किया, और उसके साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो बिल्कुल ही जमीनी कार्यकर्ताओं को लगाया, वो बहुत काम हुआ है। खास करके महिला वोटर्स को, हमने कई सारी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने खबर भी की है, उन योजनाओं का जो है लाभ महिलाओं तक पहुंचा है। जब एक बड़े नेता ने, जो प्रदेश स्तर के भाजपा के नेता, उन्होंने कहा हमारा वोटर साइलेंट है, वो 10 मार्च को नतीजे में दिखाएगा, और वो हम देख पा रहे हैं कि जो कई सारे योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा मजदूरों को 1000 रुपए उनके खाते में श्रमिक सम्मान के नाम पर देना, या बेटी स्त्रियों लड़कियों के लिए जो भाग्य लक्ष्मी योजना है, या कन्या सुमंगला योजना है, या फिर किसानों के लिए फ्री बोरिंग की योजना है। तो किसान का जो अनरेस्ट, ये बेचैनी जो किसान कृषि कानूनों के समय में था, उस असर को कहीं ना कहीं काटा जरूर है। और भी बहुत सारे देश में मुद्दे उठे जिनसे एक जो जातीय स्तर पर विभाजन हो सकता था, वो नहीं हुआ है, और भाजपा का जो कोर वोटर है वो गोलबंद हुआ है, ध्रुवीकृत हुआ है, पोलराइज हुआ है। कोई भी मुद्दे तो कई थे। महंगाई मुद्दा था, उसके अलावा बेरोजगारी मुद्दा था, फार्म लॉस के बारे में कह रहे थे किसान नाराज़ हैं। एक ये भी कहा जा रहा था कि जो ब्राह्मण हैं वो नाखुश हैं उनसे, लेकिन कोई भी फैक्टर काम नहीं किया। साफ है कि जो डबल इंजन की सरकार है आशा जी, उसने खींच के योगी जी का बेड़ा पार कर दिया, और अब वो फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उससे। जी बिल्कुल। डबल इंजन से मैं समझती हूँ आपका मतलब है कि योगी सरकार और मोदी सरकार मिल के जो काम कर रही थी, वो फैक्टर ज़रूर चला है। मोदी लहर जो है वो अभी भी बहुत जगहों में है। हम यूपी में तो बहुत ज़्यादा थी, वो तो हम मान के चलते, लेकिन जो योगी सरकार ने जो काम किए थे, जो डिलीवरी की थी,
चाहे वो मोदी सरकार की ही स्कीम्स हो, उनकी डिलीवरी बहुत स्मूथ हुई थी। और मेरी जानकारी है, और जो एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों से बात करते हैं, वो जो उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए गए, तो उसमें कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ घर दिए गए, हमने जो फॉर्म भरे, घर आके हमसे हाथ जोड़ के कहा भाई अब तुम लोग फॉर्म भर लो, और कुछ उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती थी, कोई हम पेपर नहीं दे पाते थे, ऐसा नहीं था कि हमें किसी के पीछे भागना पड़ता था। वो अधिकारी घर में आता था और बोलता था अरे तुम्हारा ये पेपर कम है, यहाँ साइन नहीं किया, ये मुझे दे दो। तो डिलीवरी जो थी वो बहुत स्मूथ थी। तो उससे क्या होता है, इंप्रेशन बनता है कि ये सरकार इट मीन्स बिजनेस, और इसका अपना पराया कोई नहीं है। इट इज नॉट, मतलब वोट बैंक की राजनीति ये नहीं खेल रही। तो वो बात जो है ना, वो जमीनी सतह पे चल गई है। ये मिस्टर मोदी के रोड शो करने से पहले की बात है, या चुनाव घोषित होने से पहले की बात है। लोगों में ये जम रहा था कि ये सरकार सबके साथ बराबरी का सलूक कर रही है और गरीबों की मदद कर रही है। तो आई थिंक वो जो फैक्टर है वो चल गया है। और दूसरा जो ये देखिए, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि जब 6वां और 7वां चरण था यूपी में, उस समय यूक्रेन का मसला हुआ था, जहां से भी हमने 20,000 लोगों को वापस लाया। और जो कोई साइलेंट वोटर होगा, मान लीजिए मैं यूपी में रहती हूँ, मैं साइलेंट हूँ, मुझे आई एम इंडिसिसिव, मैं इसको वोट दूंगा। जब आप देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और उस समय भारतीयों को वहां से लाया गया, आई थिंक वो वैसे फैक्टर भी प्ले करते हैं लोगों के। तो मतलब जो कोविड के दौरान एक ये चल रही थी कि कोविड के दौरान जो है कुछ मैनेजमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई, उस सबको यूक्रेन में जो हुआ, एक राष्ट्रवाद की भी एक भावना जगी, उसके चलते भी आपको लगता है उसका असर हुआ होगा। हाशमी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब क्या आपको लगता है क्लियर कट जो योगी जी हैं भाजपा में, अगर बात करें को तीसरे पायदान के, मतलब थर्ड जो जिसको रैंक कहा जा सकता है बीजेपी में, उनकी बन गई है दूसरी बार उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लगातार। और क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी उनको जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की देंगे और कहेंगे कि उसी को पहले आप संभालिए, उसके बाद आगे कर देखी जाएगी? सबसे पहले तो अभी चूँकि अभी रिजल्ट पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन एक रुझान से पता चलता है कि यूपी में बीजेपी की वापसी है। तो आवाज़ द वॉइस की तरफ से मैं चाहूँगा कि बधाई दे दूँ मैं उनको सबसे पहले। नहीं तो आप इतने हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? बधाई देना तो खुल के दिया, आम आदमी पार्टी को भी देनी चाहिए। हम जब पंजाब की बारी आएगी उसका भी जिक्र करेंगे। जब पंजाब की बारी आएगी तो भगवत मान को भी बधाई देना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को बधाई। दूसरी बात ये है कि ये अच्छी बात है कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, उम्मीद के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा। और जिस तरीके से पहले विश्वास नहीं हो रहा था, जो पीछे जिस तरीके से सूचनाएं आ रही थी, तो शायद योगी जी को दोबारा मुखड़ा बनाने की कोशिश नहीं हो रही थी, और लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। अब तो चूँकि हम तो पार्टी में है नहीं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारियाँ आती हैं, उससे लग रहा था कि शायद उनको दोबारा आगे करने में पार्टी थोड़ा सा हिचकिचा रही है। लेकिन आज जब उनको देखता हूँ और पार्टी को देखता हूँ, तो लगता है कि पार्टी का जो फैसला था और वो सब उनके फेवर में गया है। और अच्छा बुरा जो भी होता है वो कप्तान के हिस्से आता है। तो जाहिर सी बात है कि कप्तानी वही कर रहे थे, और ठीक है कुछ रन कम आ रहे हैं जैसा कि रुझान पता चल रहा है। बावजूद इसके कैप्टन तो अच्छे साबित हुए। बड़ी जिम्मेदारी, देश की बड़ी जिम्मेदारी है, वो थोड़ा सा मतलब उस लेवल पे भी शायद ना रहो, उसमें थोड़ा थोड़ा हो। और अभी मेरे ख्याल से दोबारा इनको आजमाया जाएगा। और चूँकि अभी और भी बहुत सीनियर, इनसे भी ज़्यादा सीनियर लोग हैं, तो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर की पर तो पहले से ऑलरेडी हैं, लेकिन और बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से पार्टी भी देने के मूड में नहीं होगी। चलिए से एक अपडेट्स ले लेते हैं हम इसे। अमित, क्या डेटा है अभी की, क्या स्थिति है? अब तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें यूपी 4 स्टेट में लीड कर रहा है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 251 सीट से लीड कर रहा है, समाजवादी पार्टी 116 पे है और बीएसपी 1 पर है। और बात करें दूसरे 3 स्टेट की, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, तो वहाँ पे भी बीजेपी लीड कर रहा है। पंजाब है जहाँ पे आम आदमी पार्टी है, वो लीड कर रही है 92 सीट्स के साथ। मंजीत, अगला सवाल आपसे है। ये पहला चुनाव होगा बहुत समय में जबकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को मेन पिच नहीं रखा अपना, है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि वो फैक्टर प्ले में रहा? और क्या
आपको लगता है कि जो हिंदुत्व वाला एक एलिमेंट है वो उसका असर रहा है? साथ ही मैं ये भी पूछूंगा कि क्या वो डाइल्यूट हुआ है काफ़ी हद तक, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में गए और उन्होंने मुसलमानों को संबोधित किया, मुसलमान महिलाओं के साथ सहानुभूति भी उन्होंने जताई। क्या कहेंगे आप इसको, कि या फिर डेवलपमेंट को लेकर ये पूरा चुनाव लड़ा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर स्ट्रेंथ है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हिंदुत्व का चेहरा देखिए आप सीधे कब से अगर छवियों की बात करें, इमेजरी की बात करें, आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, भगवा कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल योगी हैं, और एक अपने आप बिना कहे ही वो चला जाता है। बहुत ज्यादा बयानबाजी ऊपर के लेवल पे शीर्ष नेतृत्व ने नहीं किया। मोदी जी ने नहीं कहा हिंदुत्व के बारे में, अमित शाह ने नहीं कहा हिंदुत्व के बारे में, योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है उसमें हिंदुत्व बहुत ही एक धारा की तरह प्रवाहित हो रहा था, और बिल्कुल वो वोट तो हमेशा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं आपको बाकी के 4 स्टेट्स में भी अगर कहें तो वहां पे उन्होंने अपनी जमीन बचाई है। यहाँ तक कि पंजाब में जहां पर कि आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दिया है दूसरे पर, वहां पर भी 1.5% वोट अधिक लेके आए हैं 2017 के चुनाव के मुकाबले में। तो हिंदुत्व तो उनका कोर है ही, उसके लिए उनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट और खास तौर पे जो चुनावी जीत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब देखिए कि मंदिरों में सिर्फ हिंदुत्व की जहां तक बात है, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, राहुल गांधी भी, जिन्हें उदाहरण करके बता रहे हैं कि मैं कौल और दत्तात्रेय कुल का ब्राह्मण हूं। यहां तक कि ममता बनर्जी बनारस आई और त्रिपुंड वाली फोटो उनकी बहुत वायरल हुई है। तो इस वोट को अब एक तो ऐसा वोट बैंक है, वोट बैंक मैं कहूंगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन एक ऐसा वोट बैंक है जिसको अगर अपीज नहीं करेंगे, जिसको अगर आप नहीं समझाएंगे कि हम भी हिंदुत्व के कुछ गुणों का पालन करते हैं, तब तक सिक्योर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए भाजपा का वो, देखिए मैं एक बार वोट शेयर फिर से बता दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अभी जो है, अभी 4:30-5 बजे तक का जो हिसाब है, 4:30 बजे तक, उसमें करीब 41.96%, यानी करीब 42%। पिछले इलेक्शन में इतना ही था। जो वोट जिसमें हम लोग कहते हैं कि विदरिंग हुई है, जिस वोट में वो जो वोट स्विंग हुआ है वो बसपा का है। बसपा का करीब 23% वोट पिछले चुनाव में था, इस बार 12.5% है। समाजवादी पार्टी को जाहिर है 10% वोट अधिक मिला है, लेकिन कांग्रेस में जो 6.25% वोट था 2017 में, वो 2.4% है। तो कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ है सपा की तरफ, अगर हम अंकगणित के हिसाब से देखें, और बसपा का वोट जाति के आधार पर नहीं, लेकिन जो अगर हम एकोमोडेट करने की बात कहें तो उधर हुआ है। भाजपा का वोट इंटैक्ट है, सीटों की संख्या हम 50 कम देख रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। हाँ, लेकिन जो फॉर्मूला रहा है बीजेपी का, ओबीसी, दलित, ये तो कारगर साबित हुआ, और पार्टी से भी जो उसने जिस तरह की अलायंसेस की हैं उसमें। लेकिन मैं अगला सवाल हाशमी साहब आपसे पूछूंगा। अखिलेश यादव एक समय बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब उनको ये चुनाव जो इसके बाद उनको एक राष्ट्र में एक बड़ा रोल वो अदा कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी ओवर रिलायंस रही, एक तो मुस्लिम यादव इक्वेशन पे, और साथ में आरएलडी से जो उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि किसानों वाला मुद्दा जो है उनको जिता देगा। साथ ही में मुस्लिम्स ने भी पूरा एक तरह से उनका जोर था कि अखिलेश को जिताना है, एक ये बन गया था। क्या लगता है आपको, कहाँ उनकी कमी रह गई अखिलेश की, जो उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं हुई जो एक्सपेक्ट कर रही? ये बात चल रही थी कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, बता नहीं सकते कौन जीतेगा, ये बात चल रही थी। अभी यहाँ आने से पहले मैं देख रहा था, ओवैसी भी बहुत ज़ोर शोर से लड़ रहे थे, और वो कहीं भी नहीं है, मतलब उनका नाम लेवा भी नहीं, जिसको कहते हैं नाम लेवा। तो वो कोई भी किसी भी चैनल पे मैं देख रहा था, कहीं कोई नाम लेवा भी नहीं है उनका। तो उनको भी लग रहा था, वो जिस तरह से लड़ रहे थे, लग रहा था कि सबसे ज़्यादा या अच्छी खासी संख्या में तो सीटें इनकी आएंगी ही, खासतौर से जो लगभग 100 के आसपास सीटें हैं 403 में से, उनमें से 2, 4, 5 सीटें ले जाएंगे। पर अभी तक उनका कोई नाम लेवा नहीं है इसमें। और इसी तरीके से जैसे भीड़ जिस तरह से जुट रही थी, उससे लग रहा था कि शायद जो है कुछ अच्छा कर जाएंगे, पर मुझे लगता है कि भीड़ को वो ट्रांसलेट नहीं कर सके वोट में। भीड़ तो प्रियंका गांधी के रैली में भी जुट रही थी। नहीं, उस तरह से नहीं जुट रही थी जिस तरह से लोग आधी रात को भी, आप अगर देखेंगे तो उस आधी रात में भी लोग इकट्ठे होकर के उनको सुनना चाहते थे, उस तरह से प्रियंका में नहीं जुड़ रही थी। नौकरी बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में,
उसको वो कैश नहीं करा पाए। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने समीकरण बनाया था, एक तो किसान को लेकर के समीकरण बनाया था, दूसरी बात है पिछड़ों को लेकर के समीकरण बनाया था, दलितों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। बीजेपी ने दलित को नहीं छोड़ा। और आपको याद होगा 2014 में जो उनका जो 4 साल पहले, जो इससे पहले का जो 17 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी बहुत बढ़िया संख्या में दलित बीजेपी के साथ आए थे, जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां बिल्कुल निपट गई थी और बीजेपी अच्छा रिजल्ट दे पाई थी। मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत फर्क आया है वो किसान की वजह से आया है, और कन्वे नहीं कर सकी, मुद्दे नहीं उठा सकी, अपराध के मुद्दे को लेकर के, नौकरी के मुद्दे को लेकर के वो नहीं उठा सके। इनका शो ज़्यादा रहा पर वो मुद्दे नहीं उठा सके। जी, मुझे लगता है बीजेपी एक जो पार्टी जो उभर के आई है ना, एक बड़ी डिसाइसिव पार्टी, एक जो परसेप्शन आई है इसकी कि जो ये कहती है वो कर देती है। अगर वो कहती है कि राम मंदिर बनवाएंगे तो कैसे भी राम मंदिर बनवाए, अगर वो कहती है कि 370 वो हटा देंगे तो वो हटा दिया उन्होंने। हाँ, तो एक उसकी जो परसेप्शन बन गई है। साथ ही में दूसरा जो ऑपोजिशन है, उनको मुद्दे तो उठाते हो लेकिन उनके पास हल नहीं होते। लोगों को सल्यूशंस चाहिए। लोगों को तो लगता है कि अखिलेश कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पाए जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है यही एक वजह रही। अब आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस की। पंजाब में अमित क्या अपडेट्स हैं अभी लेटेस्ट? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीट से आगे लीड कर रही है और कांग्रेस 18 पे है और बीजेपी 2 पे और बाकी अदर्स 1 ही पे है। तो मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी है वो लीड कर रही है, मतलब जीत की और वही जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब क्लियरली स्वीप कर दिया है, स्वीप कर दिया। आशा जी आपसे पूछेंगे, अब इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। अगर सुबह से आप देखें जो उनके नेता हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो या मनीष सिसोदिया हो, बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है उनमें, और जाहिर बातें होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से राघव चड्ढा ने मेहनत की है पंजाब में, एक पूरा माइक्रो मैनेजमेंट किया है, ये भी एक सराहनीय चीज़ है। ख़ास बात यह है कि आम आदमी पार्टी से युवा वर्ग जो है वो बहुत जुड़ता है और बहुत तेज़ी से, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। क्या कहेंगी, क्या मैजिक फार्मूला मिल गया है अरविंद केजरीवाल को कि वो जो कांग्रेस है उनको तो दरकिनारे लगा दिया है उन्होंने? आप जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है इंडियन पॉलिटिक्स में। 9 साल पहले जब ये आए तब भी किसी को लग रहा था कि ये क्या कर लेंगे, एक एजिटेशन से उनका बर्थ हुआ था, लेकिन वो आए। फिर आने के बाद सब कहते थे कि अब देखेंगे ये क्या कर लेंगे, बट दे डिड प्रीटी वेल। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने इलेक्शन दोबारा भी जीता। उनका इंटरनेशनली उनका नाम हुआ जब उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन बजट को बहुत ज़्यादा 25% 20% बढ़ा दिया, तो उससे इनका नाम हुआ और लोगों को फ़ायदा भी हुआ। फिर ये दोबारा जीत के आए, तो लगता था कि ये दिल्ली तक ही सिमट के रहेंगे। लेकिन केजरीवाल को अगर देखें तो उनका एम्बिशन बढ़ गया था, वो जा रहे थे, वो गोवा जा रहे थे। उन्होंने गुजरात के म्यूनिसिपल इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया था। उनका प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। हाँ, वोट शेयर उनका काफी आ गया था वहाँ जो म्यूनिसिपल इलेक्शन थी गुजरात की। तो इनके एम्बिशंस थे और धीरे धीरे ये काम कर रहे थे, और इस बार उनको जरूर उन्होंने काम किया, लेकिन वहाँ पे खाली जगह मिल गई क्योंकि कांग्रेस जो थी, वो पंजाब की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल बटी हुई थी। कांग्रेस के धड़े सब बिखर गए थे। एक कैंप होता, दूसरा अकाली बीजेपी का था। बीजेपी तो वहाँ कोई अभी मेजर प्लेयर बन के उभरी नहीं है अकेले में। अकालियों के साथ मिलके हाँ जरूर वो एक प्लेयर है, लेकिन अब किसी वजह से दोनों अलग हो गए और दोनों को लगा कि हमें अपनी अपनी आइडेंटिटी में ही लड़ना चाहिए। तो ये दोनों कैंप बिखर गए और जो वहाँ स्पेस खाली हुई उसमें आप जो है वो काम कर गई। और आपका जो ये हम समझते हैं कि पंजाब के लोग जानते हैं कि इन्होंने आप में दिल्ली में क्या किया, मुझे नहीं लगता वैसी कोई बात है। एक जज्बा है ये, हम अब इनको लाएंगे, ये नए लोग हैं, इन्होंने कुछ किया है। हालांकि पंजाब की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल अलग है दिल्ली से। दिल्ली एक अर्बन स्टेट है, इट्स बजट सरप्लस बजट है यहाँ का। यहाँ पैसा इशू नहीं है, पैसे को इस्तेमाल करना इशू है सरकार के लिए। लेकिन पंजाब ऐसा नहीं है। पंजाब में लोग इस समय एग्रेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, वहाँ पे टेररिज्म का भी थोड़ा बहुत लगा ही रहता है, पाकिस्तान बगल में है, तो वहाँ की समस्याएं बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि ये भगवंत मान तो आगे, देखिए पॉलिटिक्स में हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये क्या कर लेंगे। अगर ये कामयाब हो गए पंजाब में
तो अरविंद केजरीवाल इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्लेयर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा मैं भी जोड़ना चाहूँगा जी कि जैसे पड़ोस में ही उत्तराखंड है, मेरे ख्याल से पंजाब से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वहाँ बहुत अच्छा नहीं कर पाई। पंजाब में बहुत अच्छा करने की वजह मैं ऐसा मानता हूँ कि पंजाबियों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, और उनका आना जाना कारोबार बहुत फ्लुएंटली है। एक तो ये हो गया। बहुत सारे पंजाबी लोग दिल्ली से पंजाब भी गए थे इस हर्षोल्लास में। वहाँ मैं पे दर्शकों को शामिल होना। बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कैमरामैन हैं मनमीत, वो भी, उनका भी ताल्लुक पंजाब से है। इनकी बहुत दिलचस्पी थी पंजाब के इलेक्शन को लेकर के। तो जब भी मैं बात करता था, हालांकि वो साफ साफ नहीं कहते थे कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है, पर वो जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो बताती थी कि हाँ वो उनके पक्ष में है। तो जो पंजाब के जो लोग हैं जिनका आना जाना, अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा संख्या में पंजाब से ही लोग आए थे, और स्पेशली जो है आम आदमी पार्टी ने उनकी सेवा में बहुत सारे काम किए। तो ये सब जो चीज़ें थी वो इसको कैश कराना जानते हैं अरविंद केजरीवाल। वो नस पकड़ना जानते हैं, और उनको पता है कि कहाँ ज़्यादा आसानी से हम पकड़ सकते हैं। गोवा में नहीं पकड़ सके, उत्तराखंड में नहीं पकड़ सके, पंजाब में इसलिए पकड़ सके कि रिश्ता बहुत क्लोज का है, यहाँ पंजाबियत बहुत ज़्यादा है। तो एक आप ये कह रहे हैं कि कई फैक्टर्स हैं जो उसके फेवर में जाते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसने कुछ ही महीनों में दिल्ली में सरकार बना ली, उसके अस्तित्व में आए कुछ ही 6, 7 या 8 महीने हुए होंगे और वो दिल्ली में सरकार काबिज हो गई थी, और उसके बाद फिर अब देखते देखते ग्रोथ स्टोरी आप देखिए कि पंजाब में भी काबिज हो गए। क्या आपको मंजीत लगता है कि अब ये राष्ट्र स्तर पर एक विकल्प बन के सामने आएंगे? क्योंकि अब ये कम नहीं है, कांग्रेस के पास भी 2 राज्य हैं, इनके पास भी 2 पहले राज्य तो मैंने आम आदमी पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस नहीं मानता हूँ। इसके पास भी वही सारे लटके झटके हैं जो बाकी पार्टियों के पास होते हैं। जैसे गोवा का मैं मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जो अभी हम लोग जिस वक्त कर रहे हैं उसमें 33.3% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और आम आदमी पास करीब 7.5%, 6.77% वोट है। आम आदमी पार्टी ने, जैसे हम लोग बाकी पार्टियों को कहते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं, वहां पर भी उन्होंने किया। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया अमित भंडारी को, और वहां पे भंडारी समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, करीब 33 से 34% के आसपास हैं, तो उन्होंने टिकट भी ऐसे ही बांटे। वहां पे उनका सिक्का चला नहीं। सिक्का पंजाब में चला। आम आदमी पार्टी का संगठन कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे हमने वहां पे देखा कि जैसा अमित बता रहे थे कि 91-92 सीटों पे वो उनमें से कुछ सीटें पूर्ण बहुमत 72 या 74 सीटें जीत चुके हैं, आगे बाकी पे लीड कर रहे हैं। तो पंजाब में चल गया। परिस्थितियां जैसा कि आशा जी ने कहा कि कांग्रेस जो कि अभी वहां पर करीब 24% वोट के शेयर के आसपास है, इतने बिखराव के बावजूद वहां पे चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट पे लड़े, उनको दलित चेहरा बनाकर पेश किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू अपना धड़ा लेकर के रहे, अमरिंदर सिंह अपने धड़े के साथ अलग हो गए और भाजपा के साथ उन्होंने जो है गठबंधन किया। लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के हिस्से यही छींका टूटा। मैं छींका टूटा वो शब्द यूज करूंगा। गोवा में नहीं टूटा, उत्तराखंड में नहीं टूटा, क्योंकि वहां पर संगठन कमजोर था। तो संगठन जो उन्होंने बनाया, मजबूत बनाया जमीनी स्तर पर, और एक भारतीय जनता पार्टी वहां पर उतनी मजबूत नहीं है, बल्कि उसका स्टेक 5-6% वोट के आसपास है। तो इसलिए जो अगर आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बिहार के इलेक्शन के टाइम में हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पुष्पम प्रिया चौधरी की बात चली थी, 2.5% वोट लेके किनारे हो गई। अभी आम आदमी पार्टी कितना बड़ा किरदार निभा पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ये हमको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए अगले लोकसभा तक कम से कम। हाँ, लेकिन अभी अगर हम आज की बात करें तो क्या विकल्प नज़र आता है? विकल्प ये है कि हम देख रहे हैं कुछ प्रयास हुए पीछे, ममता बनर्जी गई, शरद पवार से मिली, उसके बाद कुछ कांग्रेस से भी सुगबुगाहट हुई, कुछ हुआ, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। सवाल सबसे बड़ा ये भी है, अगर वो राष्ट्र स्तर पर अपने आप को एक विकल्प पेश करते हैं तो उनके पीछे कौन कौन आएगा? देखने वाली बात ये है। क्या ममता बनर्जी उनके पीछे आएंगी? क्या शरद पवार उनके पीछे आए? आशा जी, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी हो या शरद, ये सब पार्टीज़ हैं, ये रीजनल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। एक समय जबकि कंफ्यूजन था इंडियन पॉलिटिकल सीन में, तो हमारे यहाँ कोएलिशन पॉलिटिक्स चला, और उसके चलते रीजनल पार्टीज बहुत मजबूत हुई और उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अभी जो बीजेपी के चलते जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, वो इंडियन नेशनलिज्म का है। जी। जात
ये रीजनलिज्म, ये सब परे हो रहा है। ये सब आप देखिए, अखिलेश यादव जो है उनका जीतने वो नहीं जीत पाए। वन ऑफ द फैक्टर्स इज क्योंकि अब लोग ये छुटपुट पार्टियों को पसंद नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से जो आम आदमी पार्टी जिस सूरत में है और विद द बैकिंग ऑफ जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं छोटे छोटे, वो विकल्प बन पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को इवॉल्व करे। देखिए अभी जैसे मंजीत ने कहा, आम आदमी पार्टी है, हाँ डेवलपमेंट किया उनके पास विजन है डेवलपमेंट का अपनी तरह का, लेकिन उनके पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आप सोचें कि आम आदमी पार्टी किसके लिए स्टैंड करता है, अच्छा बीजेपी सोचते हैं तो ठीक है, हिंदू नेशनलिज्म या कुछ भी कह लें, हिंदुत्व कह लें उसको, उसके लिए आता है। कांग्रेस को सोचेंगे, उनका भी कुछ भी, उनका इतिहास रहा है, उन्होंने इसमें मध्य मार्ग हम लोग सेंट्रल, हाँ कुछ उनका एक, लेकिन आम आदमी पार्टी की कोई पॉलिटिकल छवि नहीं है, पॉलिटिकल है ही नहीं उनका कुछ भी। तो अभी द पार्टी को अपना इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। हो जाएगी, पॉलिटिक्स में क्या बात है, अगर वो ऐसे ही चलते रहे, वो इवॉल्व होके फिर वो ऑल्टरनेटिव बन सकती है। लेकिन ये बाकी की वो बैकिंग से बनेंगे, वो मूड अभी इंडिया में नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है ना, अभी भी उसकी छवि आम आदमी पार्टी उसके पासंग अभी नहीं इसलिए है क्योंकि कांग्रेस भले ही इलेक्शन हार रही हो, बहुत अभी भी राजस्थान या सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तो बात करनी छोड़ दी लोगों ने। लेकिन हम लोग करेंगे, हम पत्रकार जरूर करेंगे उसकी बात, कि उसकी अभी भी छवि जो है एक अम्ब्रेला जैसी है और वो कहीं भी कभी भी इवॉल्व हो सकती है। कहीं ओडिशा में जहां पर नवीन पटनायक, शायद उनके बाद नवीन पटनायक जो है उनका स्पेस खाली होगा, हमेशा वो रिटायर करेंगे, वहां पे वो जगह बना सकते हैं। उड़ीसा में आपको लगता है कांग्रेस जगह बनाई? हाँ, भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकते हैं, जैसे बीजेपी दूसरी से निकला हुआ है। तो कांग्रेस या बाकी स्टेट्स में जहां पे अगर वो रिवाइव करना चाहे, केरल में है या, तो वो उनके पास एक अम्ब्रेला, एक संगठन का ढांचा मौजूद है, भले ही कमजोर है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को उसको भरना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं उनके पास कार्डर है जो कि अब आम आदमी पार्टी बना रहा है। लेकिन साथ ही में देखिए, जो बीजेपी की सक्सेस स्टोरी है, वो जितनी इक्वेशन है सबको डिमोलिश कर देती है। और जैसे आशा जी ने कहा कि हिंदुत्व, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, ये जो पिच है ना, इसने, और जो ओबीसी वाला जो कार्ड है और उसको जो इंटीग्रेट कर लिया है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओवर द ईयर्स, इसने सबको डिमोलिश कर दिया है और एक परसेप्शन बना दी है इस पार्टी की कि ये इट्स अ वेरी बिग इमेज। साथ ही में अब बात हम कर ही रहे हैं तो मायावती की भी बात कर लें, क्योंकि अब तो उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी। अब लगातार कितनी बार, मेरे ख्याल से पांच बार उनकी हार होगी कंसेक्यूटिव ये। तो अब तो मेरे ख्याल से उनको रीजनल पार्टी का जो है वही तमगा बचेगा उनको। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उनकी, अब जो एससी या फिर हम दलित वोट्स की बात करें, वो एक नया विकल्प ढूंढेंगे, उनको एक या तो नई पार्टी ढूंढेंगे या नया रास्ता ढूंढेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बसपा का वोटर, क्योंकि दलितों वाला मामला, जहां देखिए उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें, दलित और यादव एक साथ वोट नहीं करेगा कभी भी। अगर करेगा तो बहुत ही कम, बड़े पैमाने पर जाटव वोट, गैर जाटव वोट दलितों में भी होता है। वो भाजपा के पाले में गया है और जाएगा, क्योंकि भाजपा की नीतियां ऐसी रही हैं। जैसा मैं हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं, जैसे उन्होंने कहा मकान, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, या ऐसी जो योजनाएं हैं। मनरेगा में कौन काम करता है? मनरेगा में आमतौर पर मतलब मैं 25-75% दलित काम करते हैं। उन जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनौपचारिक काम करने वाले लोग हैं, उन तक या तो किसान निधि के जरिए पहुंचा पैसा देना हो, मनरेगा के जरिए पैसा देना हो, राशन पहुंचाना हो, और उस राशन के झोले पर नरेंद्र मोदी और योगी की तस्वीर हो। तो इस तरह से जब अपनी पहुंच, जो हम लोग कहते हैं आउटरीच, वो ग्रास रूट लेवल पर भाजपा ने बनाई है, उसका परिणाम आपको दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को काटते हुए प्रो इनकम्बेंसी आप एक वेव देख रहे हैं। उसमें चेहरे भी हैं, संगठन भी है, और ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनके, और संगठन का वो काम जिसमें बेशक जो उनको सांस्कृतिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है, संगठनात्मक सपोर्ट रहता है, उसकी वजह से ये जीत आप सामने देख पा रहे हैं। जी, अब आशा जी, साथ ही में जो बात करें कांग्रेस की, तो प्रियंका एक जो ट्रम्प कार्ड था वो भी कांग्रेस ने खेल लिया। उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे आकलन करती हैं उसका, और अब कांग्रेस का क्या फ्यूचर देखती हैं? लोग कह रहे हैं कि पार्टी स्प्लिट हो जाएगी या फिर उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि हम बहुत समय से सुन रहे हैं।
आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस को हम जैसे पत्रकार कब से रिपोर्ट करते आ रहे हैं और हम समझते हैं, हमने उसका राइज और फॉल भी देखा है। तो दुख होता है क्योंकि एक इतनी बड़ी पार्टी जिसने इंटरनेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उसका ऐसे डिक्लाइन होना जस्ट बिकॉज एक दैट्स ए फैमिली ड्रिवन पार्टी। राइट, उसका कुछ भी हो सकता था, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इतना एक मुद्दे को लेके उस पार्टी में डिक्लाइन होना ये बहुत ही दुख की बात है। अब इस इलेक्शन में मैं प्रियंका गांधी को मॉनिटर कर रही थी। उसने अपना, मुझे लगता है हर दिन वो यूपी में जाती थी, हर दिन चुनाव रैली करती थी, हर दिन वो मुद्दे उठाती थी और बहुत सही सही मुद्दे उठाती थी। और उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन किया, उन्होंने एडवर्टीजमेंट बहुत स्पेंड किया, उन्होंने लालच दिया लोगों को, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, फ्रीबीज उन्होंने ऑफर की। तो तीन सिलेंडर, मोटरसाइकिल, स्कूटी लड़कियों को, ये सब किया। इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे वो लोग? और उन्होंने राहुल गांधी तो बिल्कुल साइड लाइन हो गए थे, कैंपेन में वो कहीं नजर नहीं आए। तो उन्होंने अब प्रियंका गांधी को यूज किया क्योंकि डिमांड भी आ रही थी कांग्रेस के लोगों से कि ये जो है प्रियंका गांधी ये कुछ मैजिक करेगी। तो कांग्रेस के लोग अब मेहनत नहीं करना चाहते, वो कुछ मैजिक की तलाश में है। तो अभी मुझे लगता है, मैं आज ये मॉनिटर कर रही हूँ कि आज जो हो गया उसके बाद क्या कांग्रेस फिर CWC की मीटिंग बुलाएगी, फिर बैठक करेगी और फिर बोलेगी हम इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी को इख्तियार देते हैं, जो करना चाहे कर ले। अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं होगा आने वाले दिनों में। लीडरशिप का संकट है। बिल्कुल, और बिल्कुल और साफ है इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहते हैं कि जो कि मेरी आदत है बीच में जोड़ने की, हम लाइव में भी जोड़ते हैं क्योंकि हमें आखिरी सवाल लेना पड़ेगा, हमें वक्त हमारे पास कम है। तो मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहते हैं, चूँकि संगठन जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है कांग्रेस का, और अभी लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने मेहनत करी, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आया। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 800 ब्लॉक में संगठन नहीं है कांग्रेस का, तो रिजल्ट कैसे आएगा? दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी सबसे बढ़िया जो रिजल्ट उसका आया है वो दोआब में आया है। भगवत मान वहीं से आते हैं और वहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अगर आप रिजल्ट जब फाइनल होगा तो देखिएगा मैक्सिमम सीटें उधर ही आएंगी, बाकी पंजाब के हिस्से में कम आएंगी सीटें आम आदमी पार्टी की। तो जहाँ संगठन काम करेगा वहाँ रिजल्ट बढ़िया आएगा। जाहिर सी बात। तो साफ है कि जो परिणाम आए हैं उसमें कई संकेत भी हैं और कई संदेश भी हैं। ख़ास तौर से ये चुनाव के जो परिणाम हैं उसका दूरगामी असर होगा उसका पूरे देश भर में, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो या फिर महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कई राज्यों में चुनाव है अगले साल और साथ ही में 2024 में। लेकिन इस सारे चुनावों में एक बहुत बड़ा एक संदेश देश के मुसलमानों के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है कि दोनों को अब ज़रूरत है कि खुले दिमाग से सोचने की, मुसलमानों को जो कि हेजिटेट करते हैं और उनमें एक इनर्शिया है टुवर्ड्स बीजेपी, वो एक खुले नज़रिए से उसको देखना पड़ेगा। साथ ही में बीजेपी को भी एक नई सोच से मुसलमानों को देखना पड़ेगा कि उनको वो कैसे इंटीग्रेट कर सकती है। इस डिस्कशन में आज इतना ही। मैं अपने सारे सहयोगी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।